MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। लोकतंत्र में संस्थाओं की ताकत उनके अधिकार से नहीं, उनकी निष्पक्षता से मानी जाती है। इल्जामों की आंधी में सच अक्सर दब जाता है, पर अदालत की चौखट पर झूठ टिक नहीं पाता है। वक्त गवाह है, सच की चाल भले धीमी हो, लेकिन जब वो चलता है तो इतिहास बदल जाता है। आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपी नेताओं को बरी कर दिया। अब केजरीवाल अपनी कट्टर ईमानदार की छवि लेकर घूम रहे हैं। इधर केजरीवाल घूम रहे हैं और उधर सीबीआई अपनी फजीहत कराने के बाद दौड़ती हुई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। खैर, ये हमारे संविधान का मजबूत ढांचा है जिससे सबको न्याय की गारंटी है। देरी से ही सही। न्यायपालिका पर भरोसा इसलिए है क्योंकि अदालत सत्ता नहीं देखती, सबूत देखती है। और अगर अदालत कहती है कि सबूत कमजोर हैं, तो एजेंसियों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। यह भी जान लीजिए कि आज कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा एक नंबर पर कि अभियोजन पक्ष मतलब सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खतरा नहीं उतरा। सीबीआई का सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। दूसरी बात कही कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। तीसरी बात कही कि सिसोदिया पर आरोप था कि वो शराब नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। और चौथी बात ये, मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। मामला लेकर हाई कोर्ट में सीबीआई पहुंची, लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद यह कहना लाजमी है कि लोकतंत्र में एजेंसियां हथियार नहीं होती हैं, वो संविधान की प्रहरी होती हैं। आज का सवाल देश की जिज्ञासु जनता से भी है कि क्या हम संस्थाओं को मजबूत देखना चाहते हैं या उन्हें राजनीतिक बहस का औजार बनते हुए देखना चाहते हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जिस आबकारी नीति ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, जिस आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ के घोटाले के किंगपिन कहे गए, जिन आरोपों को साध कर बीजेपी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुई, वो अब आरोप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में धाराशायी हो गए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई थी। तब ईडी ने मुख्यमंत्री आवास से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 10 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। जमानत का समय खत्म होने पर केजरीवाल ने 2 जून 2024 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल ईडी केस में जेल में ही थे। तब 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई वाले मामले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए, तभी से बाहर हैं। और आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी मिल गया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। तो मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, तब तक मैं चुप रहूंगा। 100 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपों से घायल केजरीवाल एंड कंपनी को अब बड़ी संजीवनी मिल गई।
इसलिए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। फूल मालाओं से केजरीवाल का स्वागत किया गया। किसी भी विपक्षी पार्टी को खत्म करने के लिए काम कर रहे नेताओं को जेल में डालेंगे, सारे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उनकी रक्षा करेगा। तथाकथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 17 महीने, संजय सिंह को 6 महीने, के कविता को लगभग 5 महीने और विजय नायर को 23 महीने जेल में रहना पड़ा था। भ्रष्टाचार के भंवर में फंसकर आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई है। मंत्री कैलाश गहलोत, मंत्री राजकुमार आनंद, विजेंद्र गर्ग विजय समेत 8 विधायक केजरीवाल को फंसता देख पार्टी छोड़कर चले गए। पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जो महाभ्रष्टाचारी वाला नैरेटिव बनाया था, क्या 2027 में केजरीवाल बीजेपी के नैरेटिव पर भारी पड़ने जा रहे हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव है। ये तय है कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में अब केजरीवाल को मिले कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को घर घर तक पहुंचाएगी। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के लिए केजरीवाल एक बार फिर से चुनौती बनने जा रहे हैं? लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है, और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। इस लोअर कोर्ट से आपको थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले को अनुमानों और अंदाजों वाला घोटाला बताया है। सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन ये देखिए, पटाखों की गड़गड़ाहट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकतंत्र में भरोसा अदालत से ही शुरू होता है और आम जन तक उनके अधिकारों के रक्षा का अधिकार भी देता है। सोचिए, अदालत न हो तो आरोप और प्रत्यारोप के शोर में सच कहां गुम हो जाएगा। अगर न्यायपालिका ना हो तो सत्ता और विरोध के बीच संतुलन कौन बनाएगा? यही तो लोकतंत्र है ना, कि जहां भीड़ फैसला नहीं करती है, जहां आरोप ही सजा नहीं बन जाता है और जहां अदालत की चौखट पर सब एक बराबर खड़े होते हैं। वही हुआ। एफआईआर हो गई, पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद को आरोपी बना दिया और अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे कहां? न्यायालय। अब फैसला आने तक अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी। फैसला सुरक्षित है। सनद रहे कि देश के न्यायिक ढांचे में ना तो किसी संत को कानून के ऊपर रखा जा सकता है और ना ही बिना पूरी जांच के किसी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। यह संत के सम्मान का मामला है, इसलिए आवाज भी संयमित चाहिए और जांच भी निष्पक्ष चाहिए। इसमें राष्ट्र को सतर्क रहना है, देश की जनता को जागना है। हमें दोनों से बचना है। देश को ना अंधभक्ति चाहिए, ना अंधारोप चाहिए। देश को चाहिए सत्य, पारदर्शिता और न्याय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फौरी राहत देते हुए आज 2 बड़ी बातें कही। पहली ये कि फैसला आने तक अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी और दूसरी ये कि अविमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण केस मामले की जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट से आज आपको बड़ी राहत मिली है, पहली प्रतिक्रिया इस पर आप क्या देंगे? ऐसा है कि जो असत्य है तो ज़्यादा दिन तो नहीं रहता है, तो उसको तो हटना ही था। तो आज न्यायाधीश के सामने जब बातें गई और ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई, रिकॉर्डिंग पर सुनवाई हुई, पूरी दुनिया ने देखा कि हाई कोर्ट सुन रहा है, उनका भी पक्ष सुना, हमारा भी पक्ष सुना, जो शिकायत करता है उनकी वकील ने भी अपना पक्ष रखा, सबने अपना पक्ष रख दिया। अब रखने के बाद जो निर्णय आया वो आपको पता ही है। इसलिए जो असत्य है वो सत्य को सदा सदा के लिए नहीं दबा सकता।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही दोनों पक्षों को लिखित में दलीलें दाखिल करने के लिए भी कहा है। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के वकीलों ने पूरे मामले को बड़ी साजिश बताया। हम यही कहेंगे कि ये कालजयी निर्णय है। भारत के इतिहास में ये हमेशा ये फैसला पढ़ा जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके राज्य के बाहर ट्रायल हो करके उसमें जो दोषी पाए जाएं, क्योंकि 182 जो पुरानी सेक्शन थी उसमें प्राविधान है कि गलत FIR करने वाले को भी सज़ा दी जाएगी। तो जिसने गलत किया है जो भी हो उन्हें सज़ा मिले। अविमुक्तेश्वरानंद पर रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ 2 बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस को अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। बच्चों के यौन शोषण का सच क्या है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से फौरी राहत जरूर मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको एक सर्वव्यापी बात बताता हूं जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जुड़ी हुई है। जो मुल्क बंदूक को विदेश नीति बनाता है, वो एक दिन उसी बंदूक की जद में आ जाता है। अभी जो हाल पड़ोस में चल रहा है वो यही खबर है। खबर को क्या इस लिहाज से देखें कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया? नहीं, सवाल सिर्फ सीमा का तो है ही नहीं, सवाल उस सोच का है जो बरसों से बारूद बोती आई है। बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। पाकिस्तान ने दशकों तक आतंक की फसल सींची है, कभी राजनीतिक गहराई के नाम पर तो कभी अच्छे बुरे आतंकवादी के खेल में। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की जनता को ठगा है, उन्हें युद्ध के नाम पर उलझाकर सिर्फ उनसे वोट और सहानुभूति ली है। लेकिन विश्व यह समझता है कि दक्षिण एशिया को शांति चाहिए, बारूद नहीं। लेकिन अगर बारूद बोएगा कोई, धुआं सबसे पहले उसी के आंगन से उठेगा। इसका उदाहरण आज का जलता हुआ पाकिस्तान है। बलोचों का हक मारा, आतंकवादियों का पनाहगाह बना तो भुगतो। लड़ाई इस बात की है कि बलोचों ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है और पाकिस्तान को लग रहा है कि यह सब हो रहा है अफगानिस्तान के सपोर्ट से, इसलिए अब डूरंड लाइन जलने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुका पाकिस्तान अब तालिबानियों की मार से करा रहा है। तालिबान के हमलों से घबराए मुनीर के कायर प्यादे डूरंड लाइन से अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के कंधार और काबुल पर एयर स्ट्राइक की तो तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को धुआं धुआं कर दिया। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के हथियार जब्त कर लिए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को भी ढेर करने का दावा किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान एयरफोर्स ने बदला लेते हुए इस्लामाबाद में फैजाबाद शहर के पास एक मिलिट्री कैंप नौशेरा में एक आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद मिलिट्री कॉलोनी और एटबाबाद पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी तबाही मचाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी आदत अनुसार इन हमलों को स्वीकार नहीं कर रहा है। सेना मर रही है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, सेना प्रमुख अपनी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में झूठ का प्रोडक्शन करने में जुटे हैं। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है और पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन गजाब लिल हक के दौरान 133 तालिबानियों को ढेर करने का दावा कर रही है। साथ ही अफगानिस्तान की 27 चौकियों को भी तबाह किया गया है। 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 एमुनिशन डिपो, 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन और आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट करने का दावा पाकिस्तान ने किया है।
ये नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी भारत ने तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान का वो जख्म अभी भरा नहीं था कि अब अफगानिस्तान ने आतंकियों के गढ़ में तांडव मचा रखा है। जैसी प्रथा और जैसी रवायत इस देश में अब तक देखी गई है, उससे ये बात कहनी होगी कि बहस मुश्किल है लेकिन जरूरी है। तुष्टीकरण चाहे किसी का भी हो, लोकतंत्र के लिए सवाल खड़े करता है। अगर राजनीति अधिकारों की जगह पहचान के आधार पर झुकने लगे तो फिर संविधान कहां खड़ा होगा। याद रखिए, भारत एक विचार है और वो विचार है बराबरी का। इंडिया का लोकतंत्र किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग पर नहीं टिका है। ये 140 करोड़ लोगों के साझा विश्वास पर टिका है। क्या वोट के लिए किसी भी समुदाय को विशेष संदेश देना लोकतंत्र को मजबूत करता है या समाज को खांचों में बांट देता है? लेकिन कुछ सियासतदान वही कर रहे हैं। ये सब करने में सबसे पहली पंक्ति में खड़े हैं जूनियर ओवैसी, AIMIM के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। कौम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका अस्तित्व इसी राजनीति पर टिका है। यूपी में आने की मंशा अकबरुद्दीन बहुत पहले ही जता चुके हैं और इसी के लिए वो सीढ़ी तैयार कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है कि अकबरुद्दीन आज पे कम ध्यान देते हैं, बहके बहके बयान देते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर एक को खुश करने के लिए दूसरे में असंतोष पैदा हो तो नुकसान पूरे राष्ट्र का होता है। हैदराबाद में ध्रुवीकरण की राजनीति का पोस्टर बॉय यूपी में अपराधियों पर चल रहे बुलडोजर को देख बिलबिला रहा है। रमजान के महीने में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कौम को भड़काने की भरपूर कोशिश की है। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से। जूनियर ओवैसी ने जमात के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जब योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर से 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन करके लौटे हैं। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर नीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश विकास के एक्सप्रेसवे पर भी दौड़ रहा है। लेकिन ओवैसी बंधु यूपी के विकास को देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए ध्रुवीकरण की खेती के मास्टर ओवैसी बंधुओं को सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नजर आता है। सब पोस्टरबाजी, बयानबाजी वाले नेता हैं। कहने को तो कुछ है नहीं बयानबाजी के अलावा। आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश है, जनता साथ में। जनता के हित में जो भी फैसला लेना है और जनता ने अवसर दिया है, माननीय करेंगे। ओवैसी ब्रदर्स और कांग्रेस दोनों की नजर मुस्लिम वोटों पर रहती है। हाल में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ बातचीत में खड़गे ने हैदराबादी को परेशानी बताया था। एक बिरयानी, एक परेशानी। शायद यही कारण है अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? यूपी के 2027 तो तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि योगी और रेड्डी के खिलाफ एक साथ बयान जारी कर क्या छोटे ओवैसी ने दोनों राज्यों में ध्रुवीकरण का ब्लूप्रिंट बना लिया है? क्योंकि हाल ही में अकबरुद्दीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देते हुए यूपी में झंडे गाड़ने की भी बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वक्त और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपना हीरो खुद चुन लेते हैं। याद रखना चाहिए नेताओं को कि अब रवायत बदल रही है, अब सियासत बदल रही है। आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही, लेकिन कल इसी वक्त पर आपसे जुड़े मुद्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH